तो सीवेज ट्रीटमेंट हमारा आज का टॉपिक, जिसमें कि सीवेज क्या है, जितना भी हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट होता है। म्यूनिसिपल वेस्ट में क्या क्या आ जाता है? ह्यूमन एक्सक्रीटा आ जाता है। ह्यूमन एक्सक्रीटा का मतलब जो हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो सारे स्टूल्स हैं, फीकल मटेरियल है, यूरिन है, फिर जो भी बाकी का बचता है जो कि डोमेस्टिक वेस्ट होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटा है प्लस जो डोमेस्टिक वेस्ट है, वो सारा भी मिला के हम लोग सीवेज बोलते हैं। अब ये जो सीवेज है, इस सीवेज के देखा जाए तो डेली का मिलियंस, अगर किसी भी सिटी में देखा जाए तो मिलियंस ऑफ गैलन्स जो हैं, लीटर्स मान लो, मिलियंस ऑफ लीटर्स जो है वो सीवेज प्रोड्यूस होता है। अब उस सीवेज को हम ऐसे ही अगर नॉर्मली पानी, किसी साफ पानी के अंदर डाल देते हैं तो क्या होगा? जो नेचुरल वाटर है, अगर मान लो हम लोगों ने यहाँ से नालियों में से ये सारा का सारा डर्टी वाटर आया है, ठीक है, इसको मैंने एक, मेरी रिवर थी, उस रिवर के अंदर एज इट इज डंप कर दिया, उससे क्या होगा? ये जो रिवर वाटर था ये भी पोल्यूटेड हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या नहीं कर सकते, डायरेक्टली किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, जो क्लीन वाटर बॉडी है उसके अंदर हम लोग इसको नहीं डाल सकते। तो इसीलिए क्या किया जाता है, सीवेज को पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इनके अंदर पहले इसको ट्रीट किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है? ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स यानी पौधे वाले प्लांट नहीं, जैसे तुम्हारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं ना, बड़े बड़े, उस तरीके के प्लांट, यानी एक मशीन जो है वो तुम सीक्वेंशियल मैनर में लगाओगे, जिसमें से ये सीवेज गुजरेगा, और जब फाइनली तुम उसका ट्रीटमेंट कर दोगे फिर तुम उसको एक नेचुरल वाटर बॉडी के अंदर डाल सकते हो। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे। एसटीपीज जो है हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। देखा जाए तो ये जो सीवेज का ट्रीटमेंट होता है, ये होता है 2 स्टेप्स में। पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट को अगर हम देखें तो ये जनरली जो है सारी फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं। फिजिकल प्रोसेसेस का मतलब होता है इसमें किसी तरीके का कोई माइक्रोब जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तुम्हें पानी को छानना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, उसको सेटल डाउन कराना है, वो सारी प्रोसेसेस कैसी हैं? फिजिकल प्रोसेसेस आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रोसेस, यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन जो है वो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि तुमने सबसे पहले एक नेट लगाई या मेश लगाई, एक जाली है जिसमें थोड़े बड़े बड़े छेद हैं, ठीक है। इसमें से थोड़ा जो ज्यादा मोटा मोटा है वो सारा फिल्टर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, तुमने एक थोड़ी दूसरी जाली लगाई जिसके जो फिल्टर्स हैं वो थोड़े छोटे हैं, इसके कंपैरिजन में क्या होगा, इससे जो बड़े बड़े थे वो यहाँ छन गए, उसके बाद जो सेकंड था जो इससे थोड़े छोटे होंगे वो इसके अंदर फिल्टर हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करते हैं कि 4-5 स्टेजेस में हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं, जिससे कि जितना भी सॉलिड होता है, सॉलिड पार्टिकल्स जो कि फ्लोट कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। सॉइल है, पेबल है, छोटे मोटे जो टुकड़े होते हैं या पत्थर होते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो सारा का सारा सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में निकल जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है? सेडिमेंट जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, यही बोलते हैं। तो सेडिमेंटेशन में क्या करेंगे, अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना है। जो भी हमारे पास आया है, इतना सारा जो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास जो सीवेज बचा है, उसको हम लोग अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं। अनडिस्टर्ब्ड छोड़ने से क्या होगा कि हमने, मान लो ये टैंक है, इसके अंदर हमारा सारा ये सारा सीवेज था, यहाँ पे हमने इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, तो जितना भी हैवी चीजें हैं, ठीक है, वो हैवी चीजें यहाँ पे सब सेटल डाउन हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से ये सेटल डाउन हो जाएगा। तो हमारे पास 2 चीजें होंगी, एक तो ऊपर वाला होगा और एक नीचे वाला होगा।
जितना भी सारा सॉलिड सेटल डाउन हो जाता है इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्लज। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्लज। तो प्राइमरी स्लज क्या है? जो ये सॉलिड वाला पार्ट है जो सेटल डाउन करता है, इस सब को हम लोग प्राइमरी स्लज कहते हैं। जबकि ये जो हमारे पास ऊपर वाला बचता है एफ्लुएंट, इसको हम लोग एफ्लुएंट कहते हैं। ठीक है, एफ्लुएंट क्या है? EFFUENT, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट क्या है? ये जो लिक्विड वाला पार्ट है, ठीक है, जो कि हम कहते हैं सुपरनेटेंट है। सुपरनेटेंट क्या होता है? जब कोई भी दो चीजें अनडिस्टर्ब्ड छोड़ने से नीचे सेटल डाउन होती है, तो उसमें जो ऊपर वाला लिक्विड वाला पोर्शन है जो सारा का सारा डिजॉल्व वाले चीजों को कैरी करता है, उसको हम लोग सुपरनेटेंट कहते हैं। ठीक है, तो जो सुपरनेटेंट लिक्विड होता है उसको अब हम कहेंगे एफ्लुएंट। ठीक है, ये दो हमारी प्राइमरी ट्रीटमेंट की दो स्टेजेस होती हैं, जिसमें पहला हम लोग फिल्ट्रेशन लेते हैं, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, और दूसरा हम लोग सेडिमेंटेशन लेते हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से सारे जो लार्ज स्टोन्स वगैरह हैं, जो लार्ज पार्ट्स हैं, अगर कपड़ा है, कोई ऐसे ही बड़ा सा कपड़ा है, वो कचरे के अंदर है, पन्नियां हैं, पॉलीथीन्स वगैरह हैं, वो सब छन जाती हैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से। उसके बाद जितना हैवी मटेरियल होता है जो कि अनडिस्टर्ब छोड़ने से सेटल डाउन कर जाता है, वो सब सेडिमेंटेशन से रिमूव हो जाता है, और उसके बाद हम जो ऊपर वाला पोर्शन है जो सुपरनेटेंट है उसको निकाल लेते हैं और हमारे पास एफ्लुएंट आ जाता है। ये जो एफ्लुएंट है अब हम इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं। अभी तक तुमने जितना भी देखा इसमें हम किसी माइक्रोब का यूज नहीं कर रहे, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज नहीं कर रहे, तो इसीलिए ये सारा का सारा जो है ये सारा कहलाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, और इसमें हम लोग जितनी भी तरीके की किस तरीके की प्रोसेसेस का यूज कर रहे हैं, हम सभी फिजिकल प्रोसेसेस का यूज करते हैं। एक बार हमारे पास एफ्लुएंट आ गया, एफ्लुएंट को हम लेके जाएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसको हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। नाम से पता चल गया होगा कि अब हम इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वी विल यूज माइक्रोब्स हियर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करेंगे और तब कहीं जाके हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। यानी कि जितना भी इसके अंदर वेस्टेज होगा, जो डर्ट पार्ट है सारा का सारा, म्यूनिसिपल वेस्ट है, चाहे वो फूड है या कुछ और है, जो भी पल्यूटेंट हैं उसको हम लोग डाइजेस्ट करवाने की कोशिश करेंगे अपने माइक्रोब्स की हेल्प के साथ में। तो सबसे पहले हमारा क्या आया था? एफ्लुएंट आया था। ठीक है, एफ्लुएंट हमारा आ चुका है। अब इस एफ्लुएंट को हम क्या करेंगे, हम डालेंगे एरेशन टैंक्स के अंदर। एरेशन टैंक, एरेशन टैंक क्या है? एयर, एरेशन से पता चलता है एयर है, और टैंक है, यानी एक बड़ा सा एक वेसल लेते हैं, बड़ा सा टैंक लेते हैं, जिसके अंदर कॉन्टिन्यूसली हमें क्या करनी है, एयर पंप इन करनी है। साथ में एयर पंप करने के साथ में उसको ना एजिटेट करते रहते हैं। एजिटेट करने का मतलब है उसको कॉन्टिन्यूसली, जैसे एक क्या बोलते हैं, बीच में पंखे जैसे लगा दो और उससे पानी जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहे। उससे क्या होगा कि एयर जो है वो प्रॉपरली पूरे पोर्शन में, अगर मान लो हम सपोज करो कि एक ऐसे वेसल है, ठीक है, और ये हमारा सारा यहाँ पे जो सीवेज है वो है, अगर मैं यहाँ से पंप इन कर रही हूँ तो हो सकता है जो एयर है वो सिर्फ ऊपर ऊपर वाले पोर्शन में रह जाए। लेकिन अगर बीच में मैं एक रोटेटर लगा देती हूँ, ठीक है, एक रोटेटर लगा दिया जिसमें इस तरीके से ब्लेड्स हैं और ये हमेशा रोटेट करता रहता है सारी चीजों को, तो क्या होगा, सारे के सारा जो सीवेज है वो आपस में मिक्स होता रहेगा, और जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, वो पूरे टैंक में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो एरेशन टैंक है उसके अंदर एयर तो दी ही है, इसकी वजह से क्या होता है, जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि जो भी सीवेज हम डालते हैं उसमें माइक्रोब्स तो होते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर तुम अपना गंदा पानी एक जैसा
हाँ, कहीं से भी अपना गंदा पानी एक इकट्ठी जगह पे कर दोगे तो थोड़ी देर में उसमें बदबू आने लग जाती है। क्यों आने लग जाती है? क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं वो सब उसके अंदर अपना रेस्पिरेशन, डाइजेशन वगैरह सब कुछ करने लगते हैं और जिससे वो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं और वही फाउल स्मेल जो है वो हमें सूंघने के लिए मिलती है। तो अब जो हम एयर डाल रहे हैं इसका फायदा क्या है? जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, ये जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं प्लस फंजाई, ये दोनों फंगल फिलामेंट्स जो हैं ये क्या करते हैं? मेश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मेश यानी ऐसा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इन मेश लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या करते हैं? जो बैक्टीरिया हैं, यहाँ जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वो जितना भी पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं उस एफ्लुएंट के अंदर उस सब को कंज्यूम कर जाएंगे। कंज्यूम करने का मतलब है उनको सिंपल चीजों में डाइजेस्ट कर देंगे। जैसे हम लोग फूड खाते हैं, बड़ा बड़ा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं और हमारा जो बॉडी है वो क्या करती है? उसको छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देती है, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कर देती है, फिर जो डीएनए आरएनए होते हैं प्लांट्स के उनको न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देती है, फाइनली उनको न्यूट्रिएंट्स में भी कन्वर्ट करती है। तो जो ये बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं? वो यहाँ इन फंगल फिलामेंट्स के मैश के अंदर, क्योंकि इनके पास एक जगह हो जाती है, यहाँ पे सारा जो भी फूड है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट करने में क्या होगा? जब डाइजेस्ट करेंगे तो वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं? रेस्पिरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है रेस्पिरेशन जब हम करते हैं तो क्या करते हैं? ग्लूकोज प्लस, एक मिनट, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और कन्वर्ट हो जाती है फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ये हमारे रेस्पिरेशन की एक जनरल सी इक्वेशन होती है। तो जब ये रेस्पिरेशन करेंगे बैक्टीरिया, और क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया हैं, इसके अंदर जितना भी ये ग्लूकोज होगा या ग्लूकोज के अंदर अलावा दूसरे भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, उन सबको भी ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन चीजों में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या होगा? सिंपल चीजों में या फिर साथ में सिर्फ गैसेस कन्वर्ट ना होके सिंपल हमारे पास दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी आएंगे, क्योंकि हमारा जो फूड वगैरह होगा जितना भी वेस्ट होता है उसके अंदर आयरन भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, तो कुछ सॉल्ट्स भी बना देंगे और कुछ गैसेस बना देंगे। ठीक है, पर होगा क्या कि बड़ी बड़ी जो चीजें थी वो किस में हो जाएंगी? अब सिंपल चीजों में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने कहा था, मासेस ऑफ बैक्टीरिया जो कि एसोसिएटेड रहते हैं जो फंगल फिलामेंट्स हैं, ताकि एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाए, टू फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं फ्लॉक्स। FOLCS, फ्लॉक्स। एग्जाम में बहुत बार फ्लॉक्स पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं स्पेशली तुम लोगों को अंडरलाइन करके बता रही हूँ कि फ्लॉक्स जो है वो इसमें एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या होता है? तो फ्लॉक्स क्या है? मासेस ऑफ बैक्टीरिया। मासेस ऑफ बैक्टीरिया का मतलब है बहुत सारे बैक्टीरिया जो कि एसोसिएटेड है फंगल फिलामेंट्स के साथ में। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, इनका काम क्या है? जो फ्लॉक्स है इसका काम क्या है? फंक्शन क्या है? इसका काम है जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है एफ्लुएंट में, इसका फंक्शन देखेंगे तो क्या होगा? वर्क या फंक्शन, इसका फंक्शन है टू कंज्यूम, कंज्यूम कर लेना ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है किसमें? इन एफ्लुएंट, एफ्लुएंट के अंदर। ठीक है, तो एफ्लुएंट के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करने का काम कौन करता है? फ्लॉक्स।
तो फ्लॉक्स पता होना चाहिए फ्लॉक्स क्या होते हैं और फ्लॉक्स का फंक्शन क्या होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, जितना भी हम लोगों ने सारा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कर लिया, तुम लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी BOD। BOD क्या है? बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये एक्चुअल में क्या है? ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सपोज करो हमारे पास ए है, एक ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर होने का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऐसी कुछ चीजें हो सकती है, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये ऑर्गेनिक, ये भी जो सब्सटेंस है मेरे पास ऑर्गेनिक मैटर है, इसको मैं छोटी छोटी सिंपल चीजों में ब्रेक डाउन कर दूं, तो मैं क्या करूंगी? इसको ऑक्सीजन दूंगी, जिससे क्या होगा? ये सिंपल कंपाउंड के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके अंदर नॉर्मल साल्ट्स हैं, कार्बन का कार्बोहाइड्रेट्स था, कार्बोहाइड्रेट्स को मैंने ऑक्सीजन दी और ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इस तरीके की चीजें में कन्वर्ट हो गए, तो ये एक पोल्यूटेंट था जो कि नॉन पोल्यूटेंट चीजों में कन्वर्ट हो गया। इस अमाउंट को, ये जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, किसी भी वाटर के अंदर जो पोल्यूटेंट है, उस पोल्यूटेंट को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करके सिंपल चीजों में कन्वर्ट करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है, उसको हम कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रेफर्स टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड। वो ऑक्सीजन जो कि कंज्यूम हो जाएगी, अगर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है 1 लीटर वाटर में, उस सारे को हम ऑक्सीडाइज करा दे बैक्टीरिया से, ठीक है। अब बैक्टीरिया से कंज्यूम करा रहे हैं, ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिएगी। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि BOD इज अ मेजरमेंट ऑफ पोल्यूटेंट्स इन वाटर, ठीक है। कि पोल्यूटेंट्स को अगर वाटर में नापना है कि कोई वाटर कितना ज्यादा पोल्यूटेड है, तो हम उसका BOD देखते हैं। जितना ज्यादा BOD होगा उतना ही ज्यादा पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है तुम्हें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, कम ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है तुम्हें कम ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो अब जो हमने एफ्लुएंट लिया था, ये एफ्लुएंट आ गया था हमारे पास, इसको हमने फ्लॉक्स से ट्रीट करा दिया। फ्लॉक्स से जब ट्रीट करा देंगे तो क्या होगा? इसकी जो BOD है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया कि BOD डिक्रीज क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम लोगों ने जो बैक्टीरिया दिए थे, साथ में एयर दी थी, उसकी वजह से क्या हुआ? जो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया थे उन्होंने सारा का सारा जो ऑर्गेनिक मैटर था उसको कन्वर्ट कर दिया नॉन पोल्यूटेंट्स के अंदर या सिंपल फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे BOD जो है वो कम हो गया, लेकिन अभी कंप्लीटली हमारा जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो खत्म नहीं हुआ। एक बार थोड़ा सा BOD ये कम हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? यहाँ का जो एफ्लुएंट है, यहाँ से एफ्लुएंट आएगा ना कि ये सब कर दिया, अब जो एफ्लुएंट आएगा इसको हम नेक्स्ट स्टेज के अंदर लेके जाएंगे, जहाँ हम क्या करेंगे? एक टैंक है हमारे पास, इसके अंदर हमने सारा एफ्लुएंट डाला हुआ है, ठीक है। नए टैंक के अंदर लेके जाते हैं और इसको सेडिमेंट होने के लिए छोड़ देते हैं। सेडिमेंट होने से क्या होगा? जो हमारा फ्लॉक्स थे, वो सारे फ्लॉक्स जो हैं वो यहाँ सेटल डाउन कर जाएंगे, ठीक है। अब ये जो फ्लॉक्स सेटल डाउन किए हैं, हम इसमें से ऊपर वाला एफ्लुएंट निकाल लेंगे, अलग ले जाएंगे, और ये जो बचता है, ये जो सेडिमेंट बचता है, इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज क्यों बोलेंगे? क्योंकि अब ये जो बैक्टीरिया थे यहाँ फुल्ली एक्टिव हैं, इसको मैं और पुराने वाले में डाल दूंगी, यानी एक दूसरा जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होके कोई आया होगा उसके अंदर डाल दूंगी, तो ये फटाफट फटाफट काम करना शुरू कर देंगे। यानी कि यहाँ से जो बैक्टीरिया थे ये डुअल पर्पस सर्व करते हैं, एक बार यूज हो गए उसके बाद इसको निकाल लो, जो बाकी बचा उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए ले जाओ और इसको फिर से एक नए सीवेज
के अंदर डाल दो, जिससे क्या होगा, ये दोबारा से दोबारा बार बार जो बैक्टीरिया हैं, हमारे बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स हैं, ये कॉन्टिन्यूअसली सारा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करते रहेंगे और उनको सिंपल चीजों में कन्वर्ट करते रहेंगे। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट बचता है, ये वाला जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है, इसको हम क्या करते हैं, अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर डालते हैं। यानी अब इसको हम एक दूसरे उसके अंदर डालते हैं, टैंक के अंदर। यहाँ पे क्या था, हमने एरोबिक बैक्टीरिया से तो करा दिया जो कराना था, अब हम लेते हैं अनएरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एन है, अनएरोबिक बैक्टीरिया लेके के पास लेके जाते हैं। यानी हमारा जो एफ्लुएंट था, जो पिछले वाले में से आया था, उसमें से हम यहाँ पे अब इसको डालते हैं। यहाँ पे क्या होगा, कुछ जो अनएरोबिक बैक्टीरिया हैं वो डाइजेस्ट कर देंगे। किस किस चीज को डाइजेस्ट करेंगे, जो भी रिमेनिंग सॉल्ट्स वगैरह बचे हैं या बाकी का कोई मैटर है जो ऐसा बचा हुआ है, साथ में ये बैक्टीरिया को भी डाइजेस्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करने का मतलब जो एरोबिक बैक्टीरिया थे, ये अनएरोबिक बैक्टीरिया उनको भी डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया थे, फंजाई थे, बचे कुचे उसमें, अगर हमने 2 एक्टिवेटेड स्लज में निकाल लिया था फ्लॉक्स, ठीक है, बट फिर भी अगर कोई बचा हुआ था तो यहाँ से उसका भी नामो निशान हम खत्म कर देते हैं। तो क्या हुआ, क्या क्या चीजें चली गई, सारा ऑर्गेनिक मैटर जो था वो गॉन, जो बैक्टीरिया थे वो भी गॉन, जो फंजाई थी वो भी गॉन। अब पानी कैसा रह जाता है, कंपैरेटिवली हार्मफुल नहीं रह जाता, यानी नॉन हार्मफुल हो जाता है। और अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अच्छा, साथ में एक तो ये सारी चीजें डाइजेस्ट करते हैं, साथ में क्या करते हैं, जो अनएरोबिक बैक्टीरिया हैं ये कुछ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये गैसेस जो हैं इसमें क्या क्या होता है, मीथेन होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इन गैसेस का जो मिक्सचर है उसको हम लोग बायोगैस कहते हैं। और ये बायोगैस कैसे यूज की जा सकती है, एज अ फ्यूल। ठीक है, हम एज ए फ्यूल इसको यूज करते हैं, जैसे हम लोग एलपीजी यूज करते हैं, सिलेंडर लगा के खाना बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बायोगैस को भी कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एज अ फ्यूल हमारा काम करती है। अब जो फाइनली इन सब चीजों के बाद में जो एफ्लुएंट निकलता है, इसको हम लोग रिवर में या किसी भी वाटर बॉडी के अंदर रिलीज कर देते हैं। ठीक है, और इसके साथ हमारा जो सीवेज का ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम देख सकते हैं कि माइक्रोब जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम लोगों के लिए। अभी तक कोई भी ऐसी मैन मेड टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो कि माइक्रोबियल ट्रीटमेंट जो है वो उसको कंपटीशन दे सके। यानी माइक्रोब्स इतना एफिशिएंटली सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको हटा देते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक मैन मेड उसको compete कर ही नहीं पाई है। ठीक है, अब क्योंकि पता है कि अर्बनाइजेशन इतना हो रहा है, इतना ज्यादा, पहले क्या थे, गांव होते थे, गांवों में क्या होता था, जितना भी सीवेज प्रोड्यूस होता था वो लगभग उन घर के जो भी गांव की चीजें हैं उसी में इस्तेमाल हो जाता था। ठीक है, बहुत ज्यादा सीवेज भी प्रोड्यूस नहीं होता था। लेकिन अब क्या होता है, सीवेज बहुत ज्यादा है और उसका डिस्पोजल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अनट्रीटेड सीवेज को अगर हम डाल देते हैं डायरेक्टली रिवर्स वगैरह में, तो उसके जो रिवर है या वाटर बॉडी है उसमें पोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। पोल्यूशन के साथ में वाटर बॉर्न डिजीज हैं वो भी लोगों में बढ़ने लग जाती हैं, क्योंकि अगर पोल्यूटेड वाटर का लोग यूज करेंगे तो उसकी वजह से फिर डिजीज जो हैं वो लोगों को हो जाती है। वाटर बॉर्न डिजीज डायरिया होती है, पेट से रिलेटेड जॉन्डिस है, ठीक है, टाइफॉइड है, ये सब वाटर बॉर्न डिजीज हैं, वाटर से एक जगह से दूसरी जगह फैलती हैं। तो ये हुआ हमारा ट्रीटमेंट प्लान, कंप्लीट हो गया। कई बार ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, पूरा का पूरा ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो एक 5 नंबर का क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, और मेरे ख्याल से 14 मार्क्स की ये यूनिट है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन
पहले जैसा ही रखा जाता है। तो तुम्हारे पास चैप्टर 8 और चैप्टर 10 ये दोनों कुल मिला के 14 मार्क्स के आएंगे, और 14 मार्क्स का मतलब है पर चैप्टर 7 नंबर डिवाइड हो जाते हैं। चैप्टर 8 में से 7 नंबर का, चैप्टर 10 में से भी 7 नंबर का। ठीक है, तो तुम सोच सकते हो कि चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब सिलेबस कम होने की वजह से तुम्हारा जो छोटा सिलेबस है उसी में से ज्यादा चीजें तुमसे पूछी जाएंगी। अच्छा, साथ में बुक में दिया हुआ है एक गंगा एक्शन प्लान और एक यमुना एक्शन प्लान। ठीक है, ये सब क्या है? ये एक्शन प्लान बनाए गए ताकि, क्योंकि हमारी जो रिवर्स हैं अनट्रीटेड सीवेज डालने की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है। दो ये ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं वो बनाए गए हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट प्लांट्स हर जगह मौजूद नहीं हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सारा अनट्रीटेड वेस्ट जो जो हमारी इन गंगा और यमुना जो दूसरी हमारी रिवर्स हैं उनके अंदर डाला जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट अब जो है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई है चीज़ों को लेके। उसने गंगा एक्शन प्लान बनाया, यमुना एक्शन प्लान बनाया, ताकि ये जो रिवर्स हैं इनको क्लीन किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, तो इसीलिए कोशिश होनी चाहिए कि जितना भी सीवेज है उसको अनट्रीटेड रिवर्स के अंदर नहीं डाला जाए। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। हमारे 3 टॉपिक बचते हैं, बायो फर्टिलाइजर, बायो कंट्रोल एजेंट्स और बायोगैस के अंदर। मिनट है 9, कंप्लीट हो पाएगा? चलो ट्राई करते हैं। बायोगैस जो है हमारा नेक्स्ट आता है, हम देखते हैं बायोगैस प्रोडक्शन में। थोड़ा थोड़ा तुम लोगों ने अभी देख ही लिया कि जो अनएरोबिक बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं अपने रेस्पिरेशन के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करते हैं, और ये तीनों गैसेस का जो मिक्सचर है वो बायोगैस बनाता है। ठीक है, और बायोगैस जो है वो एज ए फ्यूल यूज की जाती है। तो हम इसका जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे भी बायोगैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? जो जैसे विलेजेस में बहुत सारे केटल्स रखे जाते हैं। केटल्स क्या हुआ? नहीं बेटा, क्लास फिनिश नहीं हुई, शायद मेरे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम थी। अपना स्टार्ट करते हैं जहां से हम लोगों ने छोड़ा था। हम लोग बायोगैस प्रोडक्शन देख रहे हैं। सबको आवाज आ रही है ना मेरी? आ गई? नहीं, मैंने लेफ्ट नहीं किया, प्लीज मैंने लीव नहीं किया है। शायद कोई नेटवर्क इशू था जिसकी वजह से क्लास बीच में इंटरप्ट हो गई थी। आई होप अब सब मेरे को सुन पा रहे हो। कोई सुन पा रहा है या नहीं?
अच्छा, अब सुन पा रहे हो? ठीक है, सॉरी वो म्यूट हो गया था मेरा वाला भी। 5 मिनट बचे हैं, कर लेते हैं जल्दी से। तो बायोगैस प्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने अभी देखा कि एनारोबिक बैक्टीरिया जो हैं वो क्या करते हैं, जब अनएरोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं तो कुछ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम कहते हैं मिथेनोजेंस। ठीक है, मिथेनोजेंस क्या हैं? कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं जब किसी सेल्यूलोजिक मटेरियल पे डाइजेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल है इसका मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, नाम याद रखना है, मिथेनोबैक्टीरियम। ये जो मिथेनोबैक्टीरियम है, दूसरे मिथेनोजेंस हैं, ये किस पे काम करते हैं? ये सेल्यूलोज पे काम करते हैं। अगर सेल्यूलोज तुम्हें याद हो तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, जब ये बैक्टीरिया, ये जो मिथेनोजेंस हैं, ये काम करते हैं सेल्यूलोज पे, तो ये क्या करते हैं, ये मीथेन बनाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये आराम से बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी मिथेनोजेंस को हम लोग यूज कर सकते हैं बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए। ये जो बैक्टीरिया है मिथेनोजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये कैटल्स की रूमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। रूमन जो है वो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। तो कैटल्स के रूमन के अंदर ये मिथेनोजेंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब जो गोबर होता है, जो कैटल डंग है, उसके अंदर दोनों चीजें होंगी। दोनों चीजें होने का मतलब उसके अंदर मिथेनोजेंस भी होंगे और उसके अंदर सेल्यूलोज भी होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम गोबर को लें तो गोबर का इस्तेमाल करके, कैटल डंग का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बना सकते हैं? बायोगैस बना सकते हैं। ठीक है, तो डंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस, और जिसको हम कहेंगे गोबर गैस। ठीक है, गोबर गैस भी कहा जाता है। गोबर गैस के लिए क्लास 10 याद कर लो कि वहां क्या था, एक टैंक बनाते हैं जो कि 10 से 15 फीट गहरा होता है। ठीक है, बड़ा टैंक बनाना है क्योंकि तुम लोगों ने ज्यादा स्पेस देना है। नीचे जो डंग है वो रहेगा, ऊपर तुम लोगों को उसको कवर करना है। ठीक है, अब फ्लोटिंग कवर, ये जो कवर है ये फ्लोटिंग रखना है। फ्लोटिंग क्यों रखना है? क्योंकि जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस होगी वैसे वैसे ये गैस जो है ऊपर की तरफ उठेगी और जो इसका कवर है उसको ये धक्का देगी या ऊपर की तरफ पुश करेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये इनलेट है हमारा। इनलेट यानी जहां से हम लोग क्या क्या डालेंगे, वाटर में डंग मिक्स करके डालेंगे। ठीक है, डंग प्लस वाटर डालेंगे। वाटर क्यों डाल रहे हैं? ताकि जो बैक्टीरिया हैं वो अच्छे से काम कर सके। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी का एक डायग्राम देखते हैं। ये देखो, सभी को ये एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये हमारा डाइजेस्टर है जिसको हम टैंक बोलते हैं, डाइजेस्टर टैंक। यहाँ से डंग प्लस वाटर जो है वो डाला जाएगा। डंग प्लस वाटर को इकट्ठा मिला के बोला जाता है स्लरी। ठीक है, स्लरी इकट्ठे करके यहाँ पे डाल दी जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा, बायोगैस जो है वो प्रोड्यूस होती रहेगी क्योंकि जितना भी कैटल डंग है उसके अंदर जो मिथेनोजेंस हैं वो सब इस पे एक्ट करेंगे। एक्ट करके मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और इस तरीके की कुछ गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, प्रोड्यूस करके ये जो फ्लोटिंग वाला हमारा गैस होल्डर है, गैस का कवर है, वो ऊपर उठता जाएगा जैसे जैसे गैस निकलती रहेगी। गैस का आउटलेट ये है, यहाँ से गैस को जो है वो इकट्ठा कर लिया जाएगा, कलेक्ट कर लेंगे। और जो बाकी का बचता है, जो डाइजेस्टेड वाला हमारा स्लरी बचेगा, उसको हम लोग यहाँ आउटलेट से निकाल लेते हैं और उसको स्लज बोला जाता है। क्योंकि यहाँ स्लज के अंदर क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होंगे, इसीलिए फिर इसको एज अ फर्टिलाइजर यूज कर लिया जाता है। उसके बाद दो चीजें हैं यहाँ, बायोगैस प्रोडक्शन जो है AIARI और KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने जो टेक्नोलॉजी यूज की बायोगैस प्रोडक्शन के लिए इन्होंने डेवलप की थी, और इनके ही बहुत सारे एफर्ट्स की वजह से अब जो बायोगैस प्लांट्स हैं वो इंडिया में काफी सारे बनाए जा चुके हैं। ठीक है, हमारा ये बायोगैस प्रोडक्शन सिर्फ इतना ही था।
इसके साथ हमारी आज की क्लास खत्म हो जाती है। किसी को कुछ प्रॉब्लम